बीटा वन एगोनिस्ट क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसकी फोर्स वगैरह को बढ़वाते हैं, तो इससे हमारी कार्डियक आउटपुट जो है ना इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में दिया जाता है, ठीक है। अब सेप्टिक शॉक में भी शॉक ही है, सेप्टिसीमिया वगैरह हो जाता है और जो ना ये कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक है तो इसमें जो है ना बिल्कुल ही शट डाउन हो जाता है, वो हमारा हार्ट जो है ना पंप करना वो कर देता है, वो बहुत ज़्यादा फेल कर देता है ना, इस वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बीटा वन एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन तो हो गया, बल्कि डोबुटामिन और डोपामिन भी इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी ये है कि कंडीशन जिनमें ब्लड फ्लो डिक्रीज़ इन द ब्लड फ्लो और इंक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर डिज़ायर, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा वन एगोनिस्ट, मतलब ब्लड फ्लो को या तो हमने ब्लड फ्लो को कम करना है या फिर हमने ना बीपी को रेज़ करना है। तो बीपी को रेज़ कहाँ से हम करवा सकते हैं, अल्फ़ा वन एगोनिस्ट के ज़रिए करवा सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा वन एगोनिस्ट जो है ना वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं, ब्लड वेसल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाएंगे तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन कॉज होती है, बीपी रेज़ होता है हमारा, ठीक है। इसमें एपिनेफ्रिन है, उसका लोकल हीमोस्टैटिक एक्शन है, डिकॉन्जेस्टेंट इफेक्ट है, फिनाइलेफ्रिन का, और जो है शॉक में जो यूज़ होती हैं नॉरएपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है ना जब हम जो स्किन वगैरह की वेसल्स होती हैं बाकी इधर उधर की वेसल से कॉन्ट्रैक्ट करवा के हम जो है ना बीपी रेज़ करवाते हैं, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन हो गया, हमारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो उनके पास जो है ना ब्लड जाना ज़रूरी होता है, फिर हम उनकी जो है ना अच्छी परफ्यूजन जो है ना मेंटेन करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी अगर हाई डोजेस दे दें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स की, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा, ठीक है। हाई डोजेस की वजह से जो है ना फर्दर वो हो जाती है, वर्सन करती है कंडीशन को, क्योंकि जो है ना हमारी कार्डियक रिजर्व एक हद तक वो होती है ना काम कर सकती है, हार्ट किस हद तक पंप कर सकता है, ठीक है। तो कार्डियक रिजर्व वैसे भी ऐसे पेशेंट्स में कम हो चुकी होती है। अब जो है ना अल्फा एगोनिस्ट जो है ना यहाँ पे दिया कि अल्फा एगोनिस्ट को एक बात देखिए कि अल्फा एगोनिस्ट को जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके साथ हम मिला के जो है ना हम यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लड में जो है ना लॉस ना हो जाए। इसके बाद है कि क्रॉनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं। क्रॉनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मैंने बताया ना पहले, पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा बीपी कम होता है ना, तो उसको बीपी को थोड़ा रेज़ करने के लिए हम ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर या अल्फा वन एगोनिस्ट हम जो है ना यूज़ करेंगे। उसमें जो है ना सिंपैथेटिक टोन वगैरह कम हो चुकी होती है ना, तो ब्लड पंप नहीं हो रहा होता और इस वजह से, तो इसमें एफिड्रीन हम दे सकते हैं या फिर जो है ना मिडोड्रीन दे सकते हैं। इसके बाद कंडीशन जिनमें एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन, एक्यूट मतलब फ़ौरन ही हमें ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें हमें फ़ौरन से ही पेशेंट को जो है ना हार्ट की पंपिंग बढ़ानी है, तो उसमें क्या करेंगे हम जो है ना एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं कार्डियक अरेस्ट वगैरह में। आईवी और जो है ना डायरेक्ट या फिर जो है ना आईवी इंजेक्शन देते हैं या फिर डायरेक्ट हार्ट में जो है ना इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और एवी ब्लॉक के लिए आइसोप्रोटीरेनोल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये एक बात याद रखनी कि जो एमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें जो है ना हम एक्यूट जो है ना उसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स देते हैं, और जो क्रॉनिक कोई कंडीशन होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जिसको हमने वो करना होता है, ट्रीट करना होता है, तो उसके लिए हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी भी आ जाए, टॉक्सिसिटी में वही जो इसके इफ़ेक्ट्स अगर आपको आ जाते तो इसकी टॉक्सिसिटी भी आ जाएगी। तो जो कैटेकोलामीन्स है जो कि वो जो है ना पेनिट्रेट नहीं कर सकती ब्रेन में, तो उनकी टॉक्सिसिटी जो है ना कम होती है, ठीक है। और इनके इफेक्ट्स की बात करें तो जो है ना वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगी, जाहिर सी बात है अल्फा वन एगोनिस्ट के ज़रिए वो स्मूथ मसल पैक करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कॉज करते हैं। कार्डियक एरिथमिया होगा, कार्डियक एरिथमिया क्योंकि हार्ट की रिदम एक प्रॉपर नहीं रहेगी, हार्ट की जब बहुत ज़्यादा बीटा वन स्टिमुलेट करेंगे सपोज, तो क्या होगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जो है ना हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए या कम हो जाए तो एरिथमिया हो जाता है। इसके बाद एमआई हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ना हार्ट जैसा ऐसे मतलब कार्डियक रिजर्व जो है ना एक हद तक वो करती है ना, जैसे मैंने फिर बताया कि एक हद तक रह सकती है, हार्ट पंप कर सकता है। तो उसके बाद तो ब्लड सप्लाई क्रोनरी सप्लाई जो ब्लड के क्रोनरी सप्लाई जो हार्ट को आ रही है तो वो कम हो जाएगी ना, तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। इसके बाद हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक भी जो है ना ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है, और जो है पल्मोनी एडिमा या हेमरेज भी हो सकता है। इस फिनाइलाइसोप्रोपाइलामीन्स जो है ना यूरिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन जो है ना माइल्ड
जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन्स है ना, ये माइल्ड टू सीवियर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है डिपेंडिंग के हमने डोज कितनी दी है। तो मॉडरेट अगर हम डोज दे रहे हैं तो नर्वसनेस वगैरह कॉज करवाएंगी, इंसोम्निया मतलब बंदे को ना नींद उड़ जाएगी बिल्कुल, एनोरेक्सिया और भूख भी उड़ जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि वेज जो है ना इनका एनोरेक्सियंट इफेक्ट होता है और इंसोम्निया, जाहिर सी बात है जब ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करके रखेंगी तो नींद तो आएगी नहीं। बंदा तभी सोता है ना जब हमारे न्यूरॉन्स जो ब्रेन के हैं वो फटीग कर जाते हैं, तो फटीग ये होगी नहीं, इससे नर्वसनेस वगैरह कॉज करवाएंगे। इसके अलावा हाई डोज में अगर हम देंगे तो एंग्जाइटी वगैरह होगी, जैसे कोकाइन वगैरह या इस टाइप की कोई कॉफ़ी वगैरह पीता है इंसान बंदा तो एंग्जाइटी होती है, ठीक है। तो जब हाई डोज में देंगे जो है ना एंग्जाइटी, क्योंकि वो होता है ना इनका हार्ट वगैरह को स्टिमुलेट कराती हैं, तो उस वजह से हम अक्सर जो वो पीते हैं ना ज़्यादा कॉफ़ी या ज़्यादा चाय पीते हैं तो क्या, चाय तो नहीं ज़्यादा कॉफ़ी का कहते हैं, मतलब कि जो है ना मेरी बीट तेज़ हो गई है वगैरह वगैरह, तो इसी वजह से होता है एंग्जाइटी वगैरह। इसके बाद एग्रेसिवनेस को, उसका मूड जो है ना बहुत ज़्यादा, बीपी रेज होगा, कहते हैं ना कि इसका ना बीपी रेज हो गया है ना, बीपी इसका ज़्यादा है तो इस वजह से ना गुस्सा कर रहा है, तो एग्रेसिवनेस भी उसी के साथ ही लिंक्ड है। पैरानॉइड बिहेवियर मतलब ऐसी चीज़ें नज़र आने देंगी, हेलुसिनेशन वगैरह टाइप का बिहेवियर उसका होगा। इसके अलावा कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं उसको। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे अलग-अलग दिखा हुआ है कि बताया हुआ है कि अल्फा 1 एगोनिस्ट हाइपरटेंशन कॉज करवाएंगे, बीटा 1 टैकीकार्डिया कॉज करवाएंगे, बीटा 2 जो है ना ट्रेमर्स कॉज करवाएंगे। बीटा 2 ट्रेमर्स क्यों कॉज करवाते हैं, क्योंकि जो वो है ना वो इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, दो किस्म के फाइबर्स होते हैं ना मसल के पास, तो स्केलेटल मसल के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को जो है ना वो स्टिमुलेट कराते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ना हमारी जो सिग्नल्स होते हैं हमारे ब्रेन के पास करेक्शन के लिए जाते हैं ना सेरिबेलम के पास, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू, तो वो जो है ना इतनी जल्दी नहीं जा सकते और पीछे से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हाथ ना यूँ ट्रेमर करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसके बात को याद रखना है कि जो बीटा 2 हैं वो ट्रेमर्स कॉज करवाते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि मतलब मैंने पहले भी बताई थी शायद ये कि जो है ना जब कोई स्टेज पे जाता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उसको ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर जो है ना किसी कुत्ते या बिल्ली वगैरह, बिल्ली को तो नहीं, कुत्ते को जो वो हो थोड़ा वहशी टाइप का या इस टाइप का कुत्ता हो तो उसको देख के जो है ना तब भी ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं। खैर अच्छा, इसके बाद जो है ना कोकैन वगैरह का बताया हुआ है कि जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी में कार्डियक एरिथमिया है, वही बात के जो है ना हार्ट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट होती है ना, तो हार्ट को स्टिमुलेट कराती है। इसके अलावा इन्फाक्शन और सीजर्स वगैरह, ठीक है, कि अगर हम एक्यूट कोकैन दें और कोकैन की ओवरडोज दें और उसके साथ कोई दूसरा कोई सिम्पैथोमिमेटिक यूज़ कर लें तो इस वजह से क्या होता है कि जो है ना ये बहुत फैटर होता है, ये नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।